चले है ना। लास्ट क्लास में अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था सीओ और सीओ प्लस के बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन कर लिया था। अब उसके आगे अब हम लोग जो डिस्कशन करने वाले, ध्यान सुनना, जो आपके सिलेबस में एमओटी का रोल था वहां तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आगे जो पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसका नीट में क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म है, लेकिन फिर भी यहाँ के पेपर वेपर में पूछेंगे तो मुझे परेशान करोगे, इसलिए मैं पहले तुमको परेशान कर दे रहा हूँ। लिखवा दे रहा हूं, आप मेंशन कर लेना, नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइए आयनाइजेशन वाले हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने जब पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने जो आयनाइजेशन एनर्जी निकाली थी वो एटम्स के लिए कैलकुलेट करी। अब यहां पर जो हम आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने वाले वो मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट करने वाले। हमने वहां पर डिफाइन किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम, लेकिन जरूरी नहीं कि एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से भी निकाला जा सकता है। पिछला जो केस हम लास्ट लिख के गए थे, सीओ से सीओ प्लस बनाया था, तो वहां भी इलेक्ट्रॉन निकाला ही हम। तो इलेक्ट्रॉन किसी से भी निकाला जा सकता है, उसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब एक बात समझिएगा, इसमें अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम से देखें ना, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं। अब आप याद करिए, ये जो डब्बे, ये कौन से डब्बे है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये वाला जो डब्बा है ये क्या है बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये वाला जो डब्बा है वो क्या है बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनके स्टेबिलिटी की बात करते हैं। नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बीएमओ, क्योंकि जिसकी खुद की एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उससे कम स्टेबल कौन है, एओ, और उससे कम स्टेबल कौन है, एबीएमओ। और एक बात बताइए, अगर कोई चीज स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा या आसान होगा, मुश्किल। और मुश्किल काम को कराने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा, और यहां से कम लगेगी, और यहां से बिल्कुल ही कम लगेगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ चुके हैं, और वहां पर आपको बताया जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर लेवल से ले जाके इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। अब यहां पर जो हम कंपैरिजन करेंगे वो कंपैरिजन होगा, जैसे मान लीजिए एक लिया हमने हाइड्रोजन और एक लिया हमने H2, मतलब एटम लेंगे और उसी के मॉलिक्यूल से उसका कंपैरिजन करेंगे। तो आप बताइए, एटम में से जो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो कहां से निकलेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल में से, क्योंकि एटम के इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन कहां बैठे हुए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एओ से निकलेगा या एमओ से निकलेगा, एमओ से। और एमओ दो टाइप के होते हैं, बीएमओ या एबीएम, वही आपको चेक करना होता है। अब आइए एक बात समझते हैं, जैसे इसके लिए अगर मैं लिखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा आपको। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1:6। इसका जो इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे वो यही इलेक्ट्रॉन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन बताइए कहां से निकलेगा, बीएमओ से या एबीएमओ में से, बीएमओ। आपको एटॉमिक ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक जगह बीएमओ में से निकालना है। तो एक बात समझिए, अगर ये हाइड्रोजन के एटम्स है और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, तो H2 का इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने वाला है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने वाला है। इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचाना है और इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचाना है। ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, किसको, समझ में आ जानी चाहिए। और वही चीज हमने यहां लिखी है कि बीएमओ के इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, एओ के इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए थोड़ी एनर्जी कम लगेगी, और एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए सबसे कम एनर्जी लग रही होगी। तो ये भी आप इस तरह से समझ सकते। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली इसको यूज कर रहे होंगे, एक जगह एओ एक जगह बीएमओ, तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी हो जाएगी, बीएमओ वाले की, मतलब मॉलिक्यूल को यहाँ पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी टाइप का। सपोज एन दिया, N2 दिया, वही एटम है और दिया। एटम में से जो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो एओ में से निकालोगे, और मॉलिक्यूल में से जो निकालोगे वो एमओ में से निकालोगे। लेकिन एमओ बीएमओ है या एबीएमओ है वो आपको कैसे पता चलेगा, सीरीज से। इसका जब लास्ट में आएगा सिग्मा 2pZ2, ये सीरीज एंड होगी इसकी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप निकालने वाले हो लास्ट, ये कहां से निकल रहा है, बीएमओ में से। तो एक जगह एओ एक जगह बीएमओ, तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी हो जाएगी, बीएमओ वाले की
इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर थर्ड एक केस ले रहे हैं, O और O2 आपको दिया गया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो AO में से निकालोगे, और वहां का इलेक्ट्रॉन BMO या ABMO वो आप तो चेक करेंगे सीरीज से, तो इसका सीरीज बनेगा सिग्मा 1s2 से ऐसे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में आएगा पाई स्टार इक्वल टू पाई स्टार 2py1। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आप निकालने वाले हो वो कहां से निकलने वाला है? ABMO में से। तो एक जगह AO और एक जगह ABMO। ABMO का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, और इसीलिए इस बार एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? तो ये ऑर्डर बन के आ जाता है आई के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, जब तक मैं यहाँ पर जिरेड अनजिरेड जो है वो मेंशन कर दे रहा हूं। चलो बेटा ना, ये आयनाइजेशन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट के बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज जिरेड एंड अनजिरेड। ध्यान सुनिएगा, जिरेड और अनजिरेड क्या है? ये टर्म यूज की जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो अनसिमेट्रिकल होते हैं। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उन्हें अनजिरेड बोला जाता है। अब सिमेट्रिकल कहने का मतलब क्या है? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप 180 डिग्री से रोटेट करें और 180 के बाद सेम स्ट्रक्चर वापस मिल जाए उसको बोलते हैं जिरेड, और जिसको आप
इन्वर्जन करे, मतलब 180 डिग्री से रोटेट करे और सेम स्ट्रक्चर ना मिले, उसे बोलते हैं अनजिराइड। लेकिन अब हम बार बार स्ट्रक्चर चेक नहीं करने जाते, तो हम लोगों के पास सीधा सा एक तरीका है कि अगर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो लोड्स कल हम लोगों ने निकाले थे, अगर वो इवन नंबर के लोड होते हैं, जैसे 0 2 4 6 8, तो उसे बोला जाता है जिराइड। और किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर ऑड नंबर ऑफ लोड्स होते हैं, जैसे 1 3 5 7, तो उसे बोला जाता है अनजिराइड। अब कौन जिराइड होगा, कौन अनजिराइड होगा, उसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, कल हम लोगों ने जो ऑर्बिटल के डायग्राम्स बनाए थे, उसमें याद करिएगा, जीरो नोड की बात कर रहा हूं पहले मैं। जीरो मतलब मैं E1 लेके चल रहा हूँ, जीरो लूंगा फिर 2 लूंगा। हमारे सिलेबस में जो नोड कल बनाए थे हमको, या तो 0 आया था, या 1 आया था, या 2 आया था। याद करिएगा, सिग्मा 1s के 0 नोड थे, या डायग्राम आपके पास बने हुए, आप चेक कर लीजिएगा। सिग्मा 2s के 0 नोड थे, सिग्मा 2pz के 0 नोड थे, सिग्मा स्टार 1s का 1 नोड था, सिग्मा स्टार 2s का 1 नोड था, और सिग्मा स्टार 2pz का 1 नोड था। फिर आया था पाई 2px, एक नोड था, पाई 2py का भी एक नोड था, और पाई स्टार 2px के 2 नोड थे, और पाई स्टार 2py के भी 2 नोड थे। 10 ऑर्बिटल कल हम लोगों ने पढ़े थे। इनमें से आप देखिए, इनके 0 नोड है, इनके 2 नोड है, इन सबके 1 नोड है। मतलब इवन वालों का ये पेयर बन रहा है, और ऑड वालों, इवन वालों में कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहे हैं, सिग्मा और पाई स्टार। और ऑड वालों में कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहे हैं, सिग्मा। यही हमने यहां लिखा कि सिग्मा और पाई स्टार जिराइड। तो अब देखिए, सिग्मा और पाई स्टार वाले क्या कहलाएंगे, जिराइड, और 1 वाला ये है बेटा, सिग्मा स्टार क्या कहलाएगा, अनजिराइड। तो ये क्वेश्चन होता है पहली बात। अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ जिराइड इन C2। तो आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखा है C2, उसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, और आपको बोला जिराइड और अनजिराइड को जानिए। तो बेटा जिराइड कौन कौन है, सिग्मा और पाई स्टार। ये सिग्मा वाला है बेटा, ये भी सिग्मा वाला है, इसके अलावा सिग्मा वाला और कोई नहीं है, और पाई स्टार भी इसमें नहीं है। मतलब जिराइड के कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4, और बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन कौन से हो जाएंगे, अनजिराइड। अनजिराइड कौन होंगे, सिग्मा स्टार और पाई। आप देखो, ये रहा सिग्मा स्टार, ये रहा सिग्मा स्टार, और ये रहा पाई, और ये रहा पाई। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है जो अनजिराइड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर एक कंडीशन और बता दे रहा हूं आपको, होमो लिमो एक साथ नोट कर लीजिएगा, ध्यान सुनेगा, टर्म इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब हम कलर की बात करेंगे, तो वहां पर हेलोजन के कलर में रीजन आता है होमोल्यूमो ट्रांजिशन। वो होमोल्यूमो के टर्म को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान सुनना। एमओ का मतलब तो यहां पर क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओ का मतलब रहेगा ऑक्यूपाइड, और यू का मतलब रहेगा अनऑक्यूपाइड। पहली बात, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्यूपाइड है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो। अब ये हाई ये एनर्जी लेवल बता, बात समझना, इसको एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। C2, इसके लिए 12 इलेक्ट्रॉन फिल करिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्या गया। अब एक बात बताइए, ये जो सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s और पाई 2px पाई 2py, ये यहां से लेके यहां तक के जो ऑर्बिटल, इन सब में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो इन्हें बोलेंगे ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऑक्यूपाइड वाले में से आपको क्या देखना है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब एनर्जी लेवल हाईएस्ट होना है। बताइए इन सब में से हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे कौन दिख रहा है, पाई 2px और पाई 2py। तो आपसे अगर यहां पर पूछे कि इस C2 मॉलिक्यूल के लिए होमो कौन होगा, तो होमो आ जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ये आगे कंडीशन। इसी तरीके से आपसे पूछेगा अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अनऑक्यूपाइड में आपको कौन सा बताना है, लोएस्ट एनर्जी वाला। और लोएस्ट एनर्जी वाला कौन सा दिख रहा है आपको, सिग्मा 2p से। तो ये होमोल्यूमो पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, नोट कर ले। के बाद एक क्वेश्चन दूंगा आपको कंपैरिजन के लिए।
ठीक है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी का, चाहे तो उसने 4-5 लाइन आप छोड़ के फिर ये बाकी करना होगा तो उसको नोट कर सकते हैं, है ना। ये दोनों होमोल्यूमो लिखने के बाद 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या बेटा? तीनों ही नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी, जीराइड अनजीराइड, होमोल्यूमो, ठीक है। अब जो लिखा जा रहा है ये काम है। इसमें टाइम बचे, फेफड़ों में जान बचे कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी उठपटांग क्वेश्चन आ गया एमओटी का, क्योंकि एमओटी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कई बार आप देखते हो कि उठपटांग एक आध क्वेश्चन डाल दिया जाता है, तो कभी इस पे आ जाए क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इस पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसको बता दिया, वरना सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलिए बेटा, है ना, ये होमो ल्यूमो वाला जो केस है इसको डिस्कस करने के बाद मैंने बोला एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखेगा, कंपेयर बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, कंपेयर बॉन्ड लेंथ इन ठीक है, ये दो केस आपको दिए गए, इनमें बॉन्ड एनर्जी का भी कंपैरिजन करना और इन दोनों में भी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए, है ना, अब ये सारे केसेस हो जाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ की तरफ, और बॉन्ड लेंथ में जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिएगा, बॉन्ड लेंथ का जब भी क्वेश्चन आएगा तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ, अगर क्वेश्चन में पूछा गया सबसे पहला कौन सा फैक्टर देखोगे, तो दिमाग में बच्चों के जो फिट होता है वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। कभी मैं अगर पूछता हूँ, अभी तो मैंने लिख दिया आपके सामने तो पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं अगर पूछता हूँ बच्चों से कि बॉन्ड लेंथ के लिए सबसे पहले क्या में जो आता है आंसर, या बच्चे जो आंसर देते हैं वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। एक बात ध्यान रखिए, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के लिए सबसे पहला फैक्टर नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए दिमाग में। अगर आपके दिमाग में ये बॉन्ड ऑर्डर पहला फैक्टर है तो आप गलत हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आएंगे। अगर आप बॉन्ड लेंथ के लिए सबसे पहला फैक्टर हमेशा क्या देखा जाता है बेटा, शेल नंबर। क्योंकि शेल नंबर बढ़ेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है बेटा, बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आएगा, पहला फैक्टर जो आपको चेक करना होगा वो क्या चेक करना होगा बेटा, शेल नंबर। तो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इसको, HF, HCl, HBr, HI। शेल नंबर देखते हैं 1 2 1 3 1 4 1 5। शेल नंबर बढ़ रहा है, शेल नंबर बढ़ेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से आपको दिया F2Cl2 Br2 I2। शेल नंबर देखा बॉन्ड लेंथ के लिए 2 2 3 3 4 4 5 5। शेल नंबर बढ़ रहा है, शेल नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाएगा। फिर कहेंगे जहां पर शेल नंबर क्या हो जाएगा, सेम। और अगर शेल नंबर सेम हो गया, फिर हमारे पास अगला फैक्टर जो देखना है वो क्या रहेगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। और अभी एमओटी में हमने बात करता कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पर ये कब लगाना है, शेल नंबर के बाद। आइए पहला एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। सपोज आपको दिया गया C2H6, C2H4 और C2H2, और आपको बोला इसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। ध्यान सुनते जाना, कार्बन कार्बन का शेल नंबर, आपको पहला फैक्टर क्या लगाना है, शेल नंबर। बेटा कार्बन कार्बन का जो शेल नंबर यहां होगा वही शेल नंबर यहां होगा, तो अभी शेल नंबर वाला फैक्टर काम में नहीं आ रहा। अब जब शेल नंबर काम में नहीं आएगा तो दूसरा बॉन्ड ऑर्डर। पर एक बात सुनिएगा, बॉन्ड ऑर्डर की समझ लेना ध्यान से, हमारे सिलेबस में हमने कई सारे तरीके पढ़ लिए। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि कब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, वो आपको स्पीशीज देख के डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो 1 से 20 इलेक्ट्रॉन वाला कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल आ गया, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप किसकी मदद, मान लो ऑक्सी एनायन आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको रेजोनेंस ये लगाना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा कोई और स्पीशीज आ गया तो उसमें ना तो ये लगेगा ना तो ये लगेगा, तो उसके लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आइए अप्लाई करते हैं बात को। ये तीनों जो है अल्केन अल्किल अल्काइन, ना तो ये इस वाली कैटेगरी में आते हैं ना ये इस वाली कैटेगरी में आते, तो इनका तो हमें स्ट्रक्चर आना चाहिए, तब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे। और आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यहाँ पर कार्बन कार्बन का कैसा बॉन्ड है, सिंगल, यहाँ कैसा बॉन्ड है, डबल, और यहाँ कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल। और आप देखिए जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो जानी चाहिए, कम। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको बोला N2 N2 H2 N2 H4, और बोला बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना, कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर, बोल दिया बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ। पहली बात, फैक्टर नंबर 1 इज शेल नंबर। NN का शेल नंबर जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, शेल नंबर से कुछ भी नहीं होने वाला। तो अब आप क्या निकालोगे, सेकंड फैक्टर बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या ये एमओटी का कैंडिडेट है बेटा, यस। तो आपको पता होना चाहिए कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एमओटी। आगे बढ़ते हैं, N2H2 N2H4 ना तो एमओटी का कैंडिडेट है ना ही ऑक्सी एनायन का कैंडिडेट है, तो इसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ध्यान सुनना।
जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही बात ध्यान रख के चलते हैं कि कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने, 4। वैसे नाइट्रोजन के लिए बिल्कुल ध्यान रखें कितने बॉन्ड बनाने, 3। नाइट्रोजन के पास ग्राउंड स्टेट में 3 ही अनपेयर्ड होते हैं, उनकी पेयरिंग कराना उसका मोटिव है। कभी कभार ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन 3 बॉन्ड तो कम से कम सेटिस्फाई कराने ही है। आइए, पर 2 नाइट्रोजन है बेटा, ये दोनों नाइट्रोजन को आपने सेंट्रल एटम बना दिया, और जो 2 हाइड्रोजन उसको सिमेट्रिकली बांट दीजिए, एक इसको दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए। तो इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने से एक बॉन्ड यहां बन गया, तो 2 बॉन्ड ये एल्कीन की तरह आपस में क्या करेंगे, बना लेंगे। यहाँ पर N2H4 है, 2 नाइट्रोजन आपने बना दिए बीच में, 4 हाइड्रोजन में से 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, तो 2 बॉन्ड तो बनता है, एक ही बॉन्ड बचता है, तो वो आपस में बना लेंगे। तो यहाँ पर NN का आता है, NN का बॉन्ड आता है 1। शेल नंबर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगले केस पे आते हैं, O2 O3 H2O2। आपको बोला हुआ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। अच्छा, एक बात और समझिए, कई बार हो सकता है एग्जाम में ये दे ही ना कि कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। हाँ, तो आपको समझ में आना चाहिए इस केस में कि जो चीज कॉमन दिख रही है उसी कंपेयर करोगे। इसमें तो है ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, और कोई तो निकाल ही नहीं पाओगे। इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है और कुछ नहीं। यहाँ ओ का भी OH का भी है, तो OA के साथ OH थोड़ी कंपेयर करेंगे, O के साथ O ही कंपेरिजन में होगा। वैसे आपको लिख के देता है, लेकिन जनरली अगर कुछ समझ जाइएगा, कॉमन वाली बॉन्ड लेंथ जनरली चेक की जाती है। ऐसा नहीं कि हमेशा कॉमन ही चेक करेंगे, अलग भी होती है, लेकिन हाँ ठीक है, जनरली ऐसा केस बनता है। अब आइए, O2 O3 H2O2, पहला फैक्टर आपने लगाया शेल नंबर। बेटा शेल नंबर O का यहाँ सेम होगा, शेल नंबर सेम होगा, तो सेकंड नंबर का फैक्टर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर। O2 का बॉन्ड ऑर्डर MOT का कैंडिडेट, तो MOT से हम लोग जानते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2। O3 MOT का कैंडिडेट नहीं है, इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बना रखा, ध्यान सुनना मेरी बात। ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब अगर इसमें मैं बॉन्ड ऑर्डर देखने जाऊं, वो ध्यान से भी अप्लाई होगी, और दिमाग में ये आपके खुद आनी चाहिए, वरना आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो कोई मदद नहीं कर सकता। आप बताइए, अगर मैं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर लेता हूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, तो क्या दिख रहा है, 2। तो अगर मैंने यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 लिखा, तो उसके हिसाब से ऑर्डर बन जाएगा। और अगर मैंने ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 ले लिया, तो ऑर्डर में फेरबदल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपकी, कि अगर मैं 2 लेके चलूंगा तो हो सकता है ये यहां यहां कहीं और आ जाए, और 1 लेके चलूंगा तो हो सकता है इसकी पोजीशन बदल जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर आपको कॉन्जुगेशन कराना है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपकी, ये आपको खुद समझना पड़ेगा एग्जाम में, कि अगर एक ही टाइप का, जैसे O का बॉन्ड निकालना है या CO का बॉन्ड निकालना है, एक जगह CO का डबल बॉन्ड है, एक जगह CO का सिंगल बॉन्ड है, तो आप अगर डबल बॉन्ड लेके चलोगे तो आंसर में ऑर्डर कुछ और बन जाएगा, और 1 लेके चलोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पर कॉन्जुगेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर एक ही हो सकता है, तभी ऑर्डर बन पाएगा। तो अब आप समझिए कि जब हम इसमें कॉन्जुगेशन कराएंगे, तो वैसे तो एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मल चार्ज का, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे चैप्टर के बिल्कुल। इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो डोनर है उस पर प्लस, और एक्सेप्टर पे क्या आ गया, माइनस। ये बीच में बताया भी था मैंने आपको हाइब्रिडेशन के टाइम पर। और ये जो नेगेटिव और पाई बॉन्ड है, इनमें कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज हो जाएगा, और यहाँ दोनों जगह चले जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज दोनों पर डीलोकलाइज कर दे रहा हूं मैं, -1/2 -1/2। अब आप देख सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर जो निकल के आएगा वो 1.5 आ जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी करें सॉल्व करिए, आ जाएगा। और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, कम उसकी बॉन्ड लेंथ। आगे बढ़ते हैं, पहले काम करिए, आप इसको नोट करिए, फिर और एग्जांपल देखते हैं इसके।
आइए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहां पर आपको सपोज दिया गया CO, आपको दिया गया CO2, आपको दिया गया CO3-2 और आपको दिया गया HCO2-, और आपको बोला कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ अगर यहां पर कंपेयर करनी है तो पहली बात तो मुझे ये बताइए, पहला फैक्टर क्या लगाओगे आप? शेल नंबर। तो बेटा कार्बन ऑक्सीजन का शेल नंबर जो यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही है, शेल नंबर से शेल नंबर सेम हो तो सेकंड नंबर का फैक्टर क्या लगाओगे? बॉन्ड ऑर्डर। बेटा बॉन्ड ऑर्डर लगाने चले तो एक बात बताइए, इसके अंदर क्या ये MOT का कैंडिडेट है या नहीं है? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। CO2 में आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको दिख जाएगा 2 है। क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है? बेटा है। अच्छा ऑक्सी एनायन है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना पड़ेगा? रेजोनेंस से। और अगर आपको एग्जाम में रेजोनेंस दिमाग में नहीं आ रहा फिर भी आपको जो मैंने बताया उससे समझ में आना चाहिए। अगर आप CO देख रहे हो एक जगह तो बॉन्ड ऑर्डर 2 दिख रहा है, एक जगह तो 1 दिख रहा है, कैसे सॉल्व कर पाओगे? कि यहाँ पर आपको कॉन्जुगेशन लगाना पड़ेगा, मतलब रेजोनेंस लगेगा। और अगर आप रेजोनेंस लगाओगे तो 1+π/σ से बेटा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1.33। ये कौन है? ये तो कार्बोनेट है। ये क्या है? क्या है? बाइकार्बोनेट। एग्जाम में आएगा तो बेटा आप जब पहचान नहीं पाओगे समझना जरूरी है ना। उसका हुलिया इधर देखो, पहचान जाएंगे। और तुमको समझ थोड़ी काम तुमको कितना आता हो, बोलोगे बाहर आके सिली मिस्टेक होगी। अब तो यार ये इसमें कोई सिली मिस्टेक वाली बात थोड़ी है। ये तो अब दिमाग इतना चलना चाहिए कि O2 दे रखा तो एक बार ओपन करके देख लो, अगर समझ नहीं आ रहा क्या है तुम तो क्या करोगे? SCO2- दिया, बाइकार्बोनेट मान लोगे। तो पता तो होना चाहिए ना कौन क्या है क्या नहीं है ना। इसमें कोई लॉजिक कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, इसमें अपने को ही जानकारी होनी चाहिए। चलिए फॉर्मेट आयन है तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें आप क्योंकि ऑक्सीजन आयन है तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1+π/σ से। बताइए 1 तो एज इट इज दिया, पाई बॉन्ड कितना है 1 और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, जिनमें कॉन्जुगेशन होने वाला है केवल उन्हीं को लेना है आपको। तो 1+π/σ आपको लेना है क्योंकि पाई बॉन्ड दो जगह डिलोकलाइज होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.5। अब आप देखिए शेल नंबर तो सेम है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। एक केस और बता देता हूं फिर लिखते रहिएगा इसको। सपोज आपको दिया गया फॉस्फेट, आपको दिया गया सल्फेट और आपको दिया गया परक्लोरेट और आपको बोला इसमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। बताइए इसमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर किसकी करो? किसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो? ओ की। क्यों? ओ का तो बॉन्ड ही नहीं है इसमें, है ना। तो इसमें बॉन्ड लेंथ किसकी कंपेयर होगी? सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन की। ये मत देख लेना कि जो कॉमन है उसको निकाल दो। कॉमन तो इसमें फास्फोरस सल्फर क्लोरीन दिख नहीं रहा कॉमन, तो तुम बोलो वो कॉमन दिख रहा है निकाल दो। अब स्ट्रक्चर भी देख लेना कभी। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता बना चुके हम लोग बॉन्ड एंगल के टाइम पर ऑलरेडी। ठीक है ये स्ट्रक्चर बनेगा तो यहां पर सारे बॉन्ड ही सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन के हैं तो इसीलिए आपको उसी की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी पड़ेगी। और एक बात बताइए क्या ये ऑक्सीजन आयन है या नहीं बेटा? है। तो आप अगर फिर से वही बात है अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 ले लोगे 1 ले लोगे तो आंसर अलग अलग हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कॉन्जुगेशन निकालना पड़ेगा। और इसमें जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ऑलरेडी बॉन्ड एंगल के टाइम पे मैं ये करवा चुका हूं आपको, इसमें मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर आ गया और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो ये फॉस्फेट में जो पीओ का बॉन्ड लेंथ मिलेगा वो सबसे ज्यादा मिलेगा, सल्फेट में एसओ का बॉन्ड लेंथ कम मिलेगा और परक्लोरेट में ClO का बॉन्ड लेंथ सबसे कम मिलेगा। और याद करिए इनके बॉन्ड एंगल बराबर थे। जब हमने बॉन्ड एंगल सॉल्व किए थे इनके बॉन्ड एंगल बराबर आए थे। तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि दो एटम के पास रिपल्शन कम करने के दो तरीके होते, या तो एंगल बढ़ा ले या लेंथ बदल ले। इन्होंने एंगल तो चेंज नहीं करा था बट इन्होंने लेंथ क्या कर रखी बेटा? चेंज कर रखी। नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं अगले फैक्टर की तरफ।
चले बेटा, है ना, ये O2 O3 वाला ये नोट कर लिया सबने यहाँ पे। चले, अब बॉन्ड ऑर्डर के बाद अगला वाला जो फैक्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले बेटा, दैट इज परसेंटेज पी कैरेक्टर। ध्यान सुनिएगा, ये जो परसेंटेज पी कैरेक्टर है, फर्जी फैक्टर है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं अपन, इसका यूज नहीं करेंगे, बट पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। याद करिए, बॉन्ड एंगल के टाइम पे आपको बताया था परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, और उसका तरीका मैंने आपको समझाया भी था कि ऐसे जो एस कैरेक्टर आप देखते हो, अगर इतना एस कैरेक्टर लिया आपने तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और अगर इतना एस कैरेक्टर लिया आपने तो बॉन्ड एंगल 180 का बढ़ रहा था। मतलब जैसे जैसे एस का परसेंटेज आप बढ़ा रहे थे, स्फीयर का परसेंटेज आप बढ़ा रहे थे, बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा था। ऐसे पी से क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, जब बनता है ना तो उसमें एक माइनर लोब होता है और एक मेजर लोब होता है, ये बताया था। तो पी का नेचर, पी कैसा होता है बेटा, डंबल होता है ना। तो ये जो लोब का जो डायरेक्शन आता है ना, या लोब का जो साइज आता है, वो पी डिसाइड करता है। तो जैसे जैसे आप पी ऑर्बिटल बढ़ाएंगे, मतलब पी का परसेंटेज बढ़ा रहे होंगे तो पी ऑर्बिटल बढ़ रहे होंगे, पी ऑर्बिटल बढ़ते हैं ना, तो ये लोब जो है इसका साइज जो है वो बढ़ता जाता है, इस तरह की बात आती है। तो अगर लोब का साइज बढ़ा, यही ऑर्बिटल जाके तो बॉन्ड बनाएगा, तो अगर लोब का साइज बढ़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो पी कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाता है, लेकिन ठीक है, इसको अपन अप्लाई नहीं करेंगे, अपन इसके बिना ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है जब आप बेंट रूल से सॉल्व कर रहे होते हो, और हम यहाँ पर बेंट रूल से कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे। हमने बॉन्ड एंगल भी बिना बेंट रूल के पढ़ा, और हम बॉन्ड लेंथ भी बिना बेंट रूल के सॉल्व कर देंगे, खत्म हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, फिर भी अगर आपको एग्जाम में मतलब कोई एटम आ जाए जैसे कार्बन ऑक्सीजन, तो आपको इसको अप्लाई नहीं करना। जैसे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन लिख के दे दे, sp है और sp2 है और sp3, हाइब्रिडाइजेशन दिया है ना, एटम नहीं दिया, मॉलिक्यूल नहीं दिया, हाइब्रिडाइजेशन लिख के दिया, तो आपसे बोले कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ बड़ी है, तो आप सीधे सीधे पी कैरेक्टर निकाल लो, जिसका पी कैरेक्टर ज्यादा होगा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अगले फैक्टर में। पी कैरेक्टर के बदले हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, चार्ज। चार्ज पहचानना क्योंकि हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी है। एक बात बताइए, चार्ज में आप दो ही तरह के चार्ज आएंगे, या तो प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आने से साइज छोटा होता है, कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा, और माइनस चार्ज आने से साइज बढ़ता है। बस इतना सा पता है तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, पी कैरेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। H2O2 O2F2 आपके सामने, आपको बोला OO का बॉन्ड लेंथ निकालना है। बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए पहला फैक्टर क्या देखोगे, शेल नंबर। बेटा OO का जो शेल नंबर यहाँ होगा वही शेल नंबर यहाँ होगा, शेल नंबर काम नहीं कर रहा। फिर आप निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, तो ये दोनों ना तो MOT के कैंडिडेट है ना ये रेजोनेंस के कैंडिडेट है, इनका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, और दोनों का स्ट्रक्चर हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर OO का कैसा बॉन्ड है, सिंगल। कैसा बॉन्ड है, सिंगल। शेल नंबर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, अब आप आएंगे किस पे, चार्ज पे। पी कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं, चार्ज पे आएंगे। चार्ज बताइए, इस बॉन्ड की वजह से O पे क्या चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस, क्योंकि इसका EN ज्यादा है तो माइनस आएगा, और इसका EN कम है तो प्लस आएगा। इस पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, इस बॉन्ड की वजह से। इस बॉन्ड की वजह से बताइए इस पे क्या आएगा, प्लस, और इस पे भी क्या आएगा, प्लस। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आए तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो साइज बढ़ जाएगा, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी, ज्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी, कम। अच्छा, ये तो हमने कौन सी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करी, ओ। बाई चांस आपको बोलता OH और OF कंपेयर करना है, बताइए रिजल्ट। OH और OF कंपेयर करना है, कौन ज्यादा होगा, OF। क्यों, शेल नंबर। शेल नंबर, सीधी बात है, पहला फैक्टर हमेशा शेल नंबर। इसका शेल नंबर है 1 2, इसका है 2 2, जिसका शेल नंबर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अगले एग्जांपल की तरफ। देखिएगा, मान लो आपको दिया N2H4 और मान लो आपको दिया N2F4, और बोला NN की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो अब इसमें अगर आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने जा रहे हैं तो पहली बात तो आपको स्ट्रक्चर, पहले तो शेल नंबर आपने देख लिया, शेल नंबर दोनों का सेम ही आएगा। फिर आप बॉन्ड ऑर्डर पे जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। N2H4 का स्ट्रक्चर मैं पहले ही बनवा चुका हूं आपको, बस उसी में हाइड्रोजन को हटा के हमने फ्लोरीन लगा दिया, तो N2F4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप इसमें शेल नंबर देख रहे हैं बेटा, शेल नंबर सेम है। शेल नंबर सेम होने के बाद आपने देखा बॉन्ड ऑर्डर, तो बेटा NN का सिंगल बॉन्ड है, NN का सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो गया तो क्या निकालोगे, चार्ज। और ये कहानी बिल्कुल इसके जैसे, ऑक्सीजन यहाँ पर कॉमन है, वहां पर नाइट्रोजन कॉमन है, एक बार साइड एटम हाइड्रोजन है, एक बार साइड एटम फ्लोरीन है, वहां पर भी साइड एटम एक बार हाइड्रोजन है, एक बार फ्लोरीन है। फ्लोरीन की वजह से इस पे प्लस आ जाएगा, और हाइड्रोजन की वजह से इस पे माइनस आ जाएगा। जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वहां पर साइज बड़ा होगा, मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है N2H4 में NN की जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी मिलेगी, और N2F4 में जो NN की बॉन्ड लेंथ है वो आपको छोटी मिल जाएगी। सेम कंडीशन, एक और केस लिख दे रहा हूं, C2H6 एक बार हाइड्रोजन के साथ ले लिया,
एक बार C2H6 फ्लोरीन के साथ ले लिया, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सपोज आपको यहां पर कंपेयर करनी है, तो ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो शेल नंबर आपने देखा, शेल नंबर आ जाएगा सेम। फिर आप बॉन्ड ऑर्डर पे जाएंगे तो दोनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ जाएगा। और अब आप जाएंगे चार्ज पे, तो एक तरफ साइड एटम फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की वजह से इस पे प्लस आ रहा होगा, और हाइड्रोजन की वजह से इस पे माइनस आ रहा होगा, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ अगेन क्या हो जाएगी, ज्यादा, और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो C2H6 में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, तो ये चार्ज से सॉल्व कर सकते हैं आप इनको इजीली। चलो बेटा ना, अब यहाँ पर आगे डिस्कशन कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने दिया गया SF4 और SeF4, ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दिया उसने ऑलरेडी, और आपको बोला इसमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। ध्यान सुनिएगा, कौन सी बॉन्ड लेंथ बोली, सपोज ये वाली बॉन्ड लेंथ बोली, इस बॉन्ड लेंथ को उसने नाम दे दिया X, और इस बॉन्ड लेंथ को उसके नाम दे दिया Y, और आपको बोला इसमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करिए। तो बेटा X और Y कंपेयर करना है। अब आप बताइए, सबसे पहला फैक्टर आप क्या देखोगे, शेल नंबर। बेटा ये 3,2 है और वो 4,2 है, तो जिसका शेल नंबर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, मतलब X और Y में से कौन ज्यादा आ जाएगा, बेटा Y ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको दिया NO2 माइनस NO3 माइनस, बोला NO का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। बेटा इसको अगर आप देखें तो पहला फैक्टर आप क्या लगाओगे, शेल नंबर। तो NO का शेल नंबर तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, सेम। फिर आप जाओगे बॉन्ड ऑर्डर पे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, नाइट्राइट आयन है, और NO3 माइनस का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनेगा, याद करिएगा। अब बताइए, इसमें आपको निकालना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है 1.5 होगा या नहीं होगा, होगा। और यहां पर ये पाई बॉन्ड तीनों जगह डिलोकलाइज होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.33। तो इसका मतलब है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो यहां पर जो ऑर्डर बनेगा, NO2 माइनस की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी मिलेगी, NO3 माइनस का बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगा आपको, ज्यादा। अब इसके अलावा और हम लोग यहाँ पर है ना अगले केस के ऊपर चलते हैं, क्या क्या और पॉसिबिलिटी बन सकती है। सपोज आपको दिया गया, देखिए ध्यान से,
ये। और इस बार आपको मैंने बोला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कंपेयर। हम लोग पहले कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर चुके हैं अल्किल अल्किल लाइन में। इस बार आपको कौन सा बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है? कार्बन हाइड्रोजन का। बहुत ध्यान से देखना है ना। अब आप सोचिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना, तो पहला फैक्टर क्या लगाओगे? शेल नंबर। शेल नंबर तो सेम ही होगा। फिर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे, हाइड्रोजन तो बनाता ही सिंगल बॉन्ड है, तो है ना, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। आप क्या देखोगे? चार्ज। अब चार्ज निकालना है आपको, ध्यान सुनो। बताइए इस कार्बन पे इस हाइड्रोजन की वजह से क्या आएगा? प्लस या माइनस? माइनस। इसकी वजह से, इस बॉन्ड की वजह से कुछ भी नहीं आएगा। तो इस कार्बन पे, ठीक है, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा साइज उतना बड़ा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं हम? तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर मैं ये वाला CH ले लेता हूं, कोई भी ले लीजिए चल जाएगा, हम लोग इस CH को ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कार्बन पे मोर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यहां पर जो CH की बॉन्ड लेंथ आपको C2H6 में जो CH की बॉन्ड लेंथ मिलेगी वो सबसे ज्यादा। C2H4 में CH की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम, और C2H2 में CH की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? सबसे कम। ये ऑर्डर बन के आ जाएगा। इसी तरीके से एक और केस आपको दे रहा हूं। सपोज आपको बोला H2, N2, O2 और F2, इसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। बताइए पहला फैक्टर क्या लगाओगे? शेल नंबर। अच्छा इसका शेल नंबर क्या है और इनका क्या है? 2 2। तो इसका शेल नंबर हो गया 1 1 और इसका शेल नंबर हो गया 2 2। तो एक बात तो समझ में आ गई कि 1 1 वाला छोटा होगा और 2 2 वाला बड़ा होगा। इतना तो ऑर्डर बना लिया अपन ने। तो बॉन्ड लेंथ में H2 को मैं सबसे पीछे कर देता हूँ, ये तीनों इससे आगे जाएंगे। इन तीनों में जब आप देखोगे तो तीनों का शेल नंबर क्या है? सेम। और शेल नंबर सेम हो गया तो फिर क्या लगाओगे? बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3 2 1। 3 वाला सबसे छोटा, 2 वाला बड़ा और 1 वाला और भी बड़ा। तो ऑर्डर कुछ ऐसा बन जाएगा। इसके अलावा और कंडीशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो लिखा है ये वाला है ना, तो इसको ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलत मत करके आ जाना। इसके बाद आते हैं 8th। ध्यान से देखिएगा। अब ये जो मैं लिखा रहा हूं ये मैं आपको डेटाबेस बातें लिखा रहा हूं, एनसीईआरटी की वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, पर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी आ गया तो अगर आपने देखा हुआ नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। सपोज आपके सामने लिखा सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एन, एक जगह आपके सामने लिखा सी डबल बॉन्ड सी, एक जगह लिखा सी डबल बॉन्ड एन, एक जगह आपके सामने लिखा सी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और आपको बोला इसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे? शेल नंबर। शेल नंबर तो 2 2 है, यहां भी शेल नंबर 2 2 है, शेल नंबर सेम आ गया। शेल नंबर सेम होने के बाद आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है? सेम। और फिर आप क्या देखोगे? चार्ज। चार्ज तो इस पे कोई आएगा नहीं, और इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, पर एक पे प्लस है एक पे माइनस है, तो माइनस बढ़ा रहा है प्लस कम कर रहा है, ले देके तो बात वही होगी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितना बढ़ा उतना कम होगा। तो इससे भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपके सामने अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका रहेगा? सॉल्व करने के लिए तरीका वही रहेगा जो आप इसके साइज से देखोगे। कार्बन का साइज बड़ा है और नाइट्रोजन का साइज छोटा है, B2F2। तो आप देखिए इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। इसका मतलब ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या आनी चाहिए? बड़ी, और ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या आनी चाहिए? छोटी। ये वाली बॉन्ड लेंथ भी क्या आनी चाहिए? बड़ी, ये आनी चाहिए छोटी, और ये आनी चाहिए बड़ी, ये आनी चाहिए छोटी। यहां तक सब बात सही है, पर ये वाला ऑर्डर अलग है। तो फर्स्ट और थर्ड तो जो होना चाहिए वही है, पर सेकंड वाला ऑर्डर ये एनसीईआरटी की वैल्यू के हिसाब से लिखा है। तो ये आपको याद पता होगा तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज एग्जाम में अगर आ गया तो आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। ये बात बिल्कुल यकीन मान लीजिए। तो इसका कम से कम आपको वैल्यूज के हिसाब से ये ऑर्डर याद होने चाहिए। कम से कम एक ऑर्डर ये याद रखेंगे आप कि सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड एन में से ज्यादा बड़ा बॉन्ड कौन सा होता है? बेटा सी डबल बॉन्ड एन का। इसको एक को याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअली तो सीसी बड़ा होना चाहिए था, लेकिन सी एन बड़ा मिल रहा है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो ये क्या होता है? क्या बेटा? कौन सा? 6th नंबर पे? और कैसे सॉल्व करूंगी? हाँ दो ना, ये डिफरेंस तो क्या हो गया? चार्ज ज्यादा आएगा, फिर क्या होगा? आप बेटा एक बात समझो, जो आप लगा रहे हो ना उसकी बात समझा देता हूं मैं, ध्यान सुनना। इसका कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है,
यहां पर तो हाइब्रिडेशन sp2 है और यहां पर तो हाइब्रिडेशन क्या है sp। तो sp का en क्या होता है ज्यादा, तो sp का en ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, यही कह रहा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। अब घोंचू, यहां इलेक्ट्रॉन है कितने बॉन्ड में, दो ही तो है, दो में से तो खींचेगा। हरी बात समझ, इसीलिए उसी पे चार्ज ज्यादा आएगा। ठीक, हाँ हाँ, कार्बन कार्बन में और, हाँ मतलब, हाँ अब कंपेयर किसको करना है तू वो बता। यहां पर से किसको उठाऊं, एन को उठाऊं, और वहां से किसको उठाऊं, कार्बन कार्बन को उठाऊं, वो कंपेयर कर दे, कर ले, क्या हो गया, वही बड़ा होगा क्वेश्चन में। किधर सीसी और उधर एन, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा थोड़ी, कर ले, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अपनी मर्जी थोड़ी चलती, कुछ भी उठा के बना दिया। हाँ, यहाँ कुछ भी आ सकता, लिखे, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, बॉन्ड लेंथ में इतना ही है, इसके आगे अब अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। और कोई दिक्कत।